नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? क्या कारो 2020 कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। ये क्या है सर? ये क्या है? ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है? ऑडिटर साहब को बोला, ऑडिटर साहब, हाँ जी, हमारी मदद कीजिए, क्या करना है? हमने कहा क्या करना है सर बताइए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ हम कारो ऑर्डर इशू कर रहे हैं, उसमें 21 क्लोजेस है। कितनी है? 21 क्लोजेस, जो कि पैरा 3 में है। वैसे रिपोर्ट में 4 पैरा, पैरा 1 2 3 4। पैरा 1 में है एप्लीकेबिलिटी, पैरा 2 में है कहाँ ऑडिटर साहब आप कहाँ और कब रिपोर्ट करोगे। तीसरे पैरा में 21 क्लोजेस के बारे में बताया गया है, और चौथा क्लोज में है 21। चौथे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि क्या, जो थर्ड पैरा में कुछ भी डिस्क्लेमर दिया हुआ है, तो चौथे पैरा में आपको उसका क्या देना, बेसिस देना है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सरकार, हम समझ गए। तो कहा ऑडिटर साहब आप ये जरूर रिपोर्ट करना। हमने कहा ठीक है, जरूर करेंगे। तो हमने गवर्नमेंट से बोला, गवर्नमेंट हम इसको कहाँ रिपोर्ट करें? हमारी तो ऑलरेडी एक रिपोर्टिंग जाती है, किसमें? सेक्शन 143 में। तो कहा कोई बात नहीं, उसी के साथ आप अटैच कर देना इस रिपोर्ट को भी। किसको? कारो 2020 को। हमने कहा ठीक है सर, हम इसको बिल्कुल अटैच कर देंगे। तो ये बात गवर्नमेंट ने कहा डाली है? पैरा 2 में। क्या डाला है कि ऑडिटर आप जब अपनी रिपोर्ट दोगे ना सेक्शन 143 में, उसके साथ ये मेरी कारो की रिपोर्टिंग दे देना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कारो किस पर एप्लीकेबल है? तो ये क्या है? पैरा 1 में दिया हुआ है क्या कि कारो किस चीज पर एप्लीकेबल है, किस कंपनियों पर एप्लीकेबल है। तो ये पैरा 1 में है। पैरा 2 में क्या है हमारा? पैरा 2 में ऑडिटर कहाँ और कब रिपोर्टिंग करेगा। पैरा 3 में 21 क्लोजेस है, जो गवर्नमेंट ने बोला है ऑर्डर को, ऑडिटर साहब आप इसकी रिपोर्टिंग जरूर करना, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। पैरा 1 में जो कंपनियां मैंने बोली है उस पर लागू होता है। तो और फोर्थ पैरा में गया, फोर्थ पैरा में ये दिया हुआ कि अगर आपने कोई डिस्क्लेमर दिया 21 क्लोजेस में कुछ आपको गड़बड़ दिखती है, तो उसकी बेसिस प्रोवाइड कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पैरा 1? पैरा 1 में क्या एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो? कारो क्या है आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो? तो कारो क्या है? कारो 2020, देखिए क्या लिखा है, कारो 2020 इज एन एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। क्या है? एडिशनल। क्यों है? क्योंकि हमारी जो मेन रिपोर्ट जाती है, ऑडिटर की जो मेन रिपोर्ट होती है, वो सेक्शन 143 ऑफ कंपनी एक्ट में दिया हुआ है। उसमें क्या होता है, हम मेंबर को रिपोर्टिंग करते हैं। कौन सी? किसके मेंबर को? कंपनी के मेंबर को, क्योंकि ये हमारी रिपोर्ट है। उसमें हमारी वही पता है, एडवांस ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन वगैरह हम देते हैं। ये इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, एडिशनल रिपोर्टिंग। हमारे पे एक लाइबिलिटी आ गई, रिपोर्टिंग देनी है, तो इसलिए इसको बोला गया एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। किस पे एप्लीकेबल होता है? एवरी कंपनी। देखिए हाईलाइट करा हुआ है, एवरी कंपनी, इंक्लूडिंग फॉरेन को भी ले लिया। बाप रे बाप, सभी को यहाँ कवर कर लिया गया, सभी को। इतना क्रूशियल मैटर होगा, आप देखना। 21 क्लोजेस इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ सभी कंपनी को लपेटे में लिया गया है। आप सोचिए वो 21 क्लोज क्या होंगे, जहां इन्होंने इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी को भी लपेटे में ले लिया। इतना इंपॉर्टेंट सरकार को लगा वो मुद्दा जो हमसे मांगा गया है, आप सोचिए। तो उस पर हम चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वो 21 क्लोजेस। एक एक क्लोज को बिल्कुल डिटेल में करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में अपना इंक्लूड करूंगा उसमें जरूर। तो अभी आज हम एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, तो देखते हैं इसको। सोचिए एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी को भी लिया होगा। बाप रे बाप, फॉरेन कंपनी क्या होती है? अब फॉरेन कंपनी याद है आपको क्या होती है? फॉरेन कंपनी जिसका जन्म कहाँ हुआ है? भारत के बाहर। जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है, लेकिन वो इंडिया आया है। किस लिए इंडिया आया है? धंधा करने। तो उसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी। डेफिनेशन देखो, ये लिखा हुआ मैंने। क्या? फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी, मीन्स एनी कंपनी, कोई भी कंपनी हो या बॉडी कोऑपरेट हो, जो जिसका जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जिसका धंधा है जहां इंडिया में, जहां काम करने की जहां इंडिया में, एंड वो बिजनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? बिजनेस एक्टिविटी। ऐसा नहीं जगह आया और वो रिसर्च कर रहा है। अगर वो इंडिया में आके कुछ रिसर्च कर रहा है, मार्केटिंग में रिसर्च करना है, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बाहर प्लान बाहर हो रहा है, बाहर प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ एक्सपोर्ट होगा इंडिया में, बट यहाँ टीम आई है, बनी है किस लिए? रिसर्च करने के लिए। तो वो रिसर्च करने के लिए अगर कोई फॉरेन कंपनी आई है, तो वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी, ध्यान रखना। सब पे कंपनी, किंतु गवर्नमेंट को बाद में दया आई और कहा एग्जाम्प्ट। कितने एग्जाम्प्ट? बाप रे बाप, कह रहा बॉस का इंश्योरेंस एग्जाम्प्ट है। कि बॉस का इंश्योरेंस क्या है? बॉस का इंश्योरेंस एग्जाम्प्ट मतलब सर, मतलब बैंकिंग कंपनी, बी फॉर बैंकिंग कंपनी, क्योंकि बैंकिंग कंपनी को रेगुलेट आरबीआई करते हैं हमारे। 1 पर्सन कंपनी, ये बेचारे ऐसे गरीब होते हैं, इनको छोड़ दिया गया है। सेक्शन 8 कंपनी क्या है? ये दान दून देते हैं, इसलिए इनको भी छोड़ दिया गया है। स्मॉल कंपनी, ये बेचारे अभी बड़े हो रहे हैं, इसलिए स्मॉल बोला है। इन पे थोड़ा दया दृष्टि दिखाई गई है, ये थोड़े अभी बड़े हो रहे हैं, बड़े होने देंगे तब इन पे लगाएंगे। और इंश्योरेंस कंपनी,
इसका भी रेगुलेटरी अलग है, आपको पता है, इरेडा करके है। प्राइवेट कंपनी पे 4 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब कारो नहीं लगेगा। कितने? 4 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? वो सब्सिडरी या होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, किसकी? पब्लिक कंपनी की, पहली कंडीशन ध्यान रखना। दूसरी, उसका पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व एंड सरप्लस अप टू 1 करोड़ होना चाहिए। तीसरा, बोरोइंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ से कम होना चाहिए, अप टू 1 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है हमारी क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो शेड्यूल 3 के हिसाब से निकालते हैं, वो कब से 10 करोड़ तक होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा? तो कारो प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगेगा। मतलब प्राइवेट कंपनी पे कारो नहीं लगेगा अगर वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करती है। कौन सा? वो सब्सिडरी और होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, किसकी? पब्लिक कंपनी की। दूसरा क्या है? पेड अप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस क्या 1 करोड़ तक होनी चाहिए, और बोरोइंग 1 करोड़ तक, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 10 करोड़ तक होनी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन मिट कर जाती है तो वो बेचारे बाहर है, हमारी भी सरदर्दी कम, हमें भी रिपोर्ट नहीं करना, टेंशन कम, ऑडिट में टाइम कम लगेगा और ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया चलेगा। ये सिरदर्दी हमारे लिए एक एडिशनल रिपोर्ट है। 21 क्लोज को देखना, ध्यान में रखना, सारी रिसर्च काम बढ़ जाता है अपना ऑडिट करते समय। तो इनको एग्जाम कराए, थोड़ा हल्का हो गया, हम भी थोड़े हल्के हो रखे। एक सवाल, क्या ब्रांच पर कारो लगेगा? लगेगा, लेकिन अगर सेपरेट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो, क्योंकि सेक्शन 143 सब सेक्शन 8 में क्या लिखा है? वहां लिखा है कि जो ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटी होती है ना, सेम ड्यूटी जो मेन ऑडिटर की होती है वही होती है। ये देखिए, एप्लीकेबिलिटी टू द ब्रांच ऑडिटर सिंस सेक्शन 143 सब सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है? सेम ड्यूटी। देखिए, सेम ड्यूटी है तो ही, ध्यान रखना, भूलना नहीं। और ये क्या लिखा है? स्मॉल कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल कंपनी रिमेनिंग एग्जेम्प्ट रहेगा फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो अगर वो फॉल करता है किसमें? एनी ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द ये प्राइवेट कंपनी। मतलब सर, मतलब अगर किसी कंपनी का टर्नओवर, वो होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं है, उसकी टर्नओवर कितनी है? 20 करोड़ है, तो क्या उस पर कारो लगेगा? इसके हिसाब से तो लग जाएगा। देखिए 10 करोड़ है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में, वो तो फंस जाएगा। लेकिन क्योंकि वो स्मॉल कंपनी, उसकी टर्नओवर अप टू 40 करोड़ है, तो उस पर कारो नहीं लगेगा। ध्यान देना ये बात। सर हाँ, कोई फॉरेन की सब्सिडरी इंडिया में, तो क्या उस पर कारो लगेगा? उसकी टर्नओवर कितनी है? 20 करोड़। अगर हम डेफिनेशन पढ़े स्मॉल कंपनी की तो 40 करोड़ और 4 करोड़, तो नहीं लगेगा। किंतु ध्यान रखना, यहाँ डेफिनेशन में थोड़ा सा कटिंग है। स्मॉल कंपनी में सब्सिडरी बाहर हो जाती है, सब्सिडरी और होल्डिंग बाहर हो। अगर वो सब्सिडरी होल्डिंग है तो स्मॉल की डेफिनेशन में आएगा ही नहीं, वो आएगा नहीं तो वो बाहर। स्मॉल कंपनी को देखना ही नहीं है, उसकी डेफिनेशन पढ़नी नहीं है, तो सीधा यहाँ आ जाते हैं हम। फिर सीधा हम ये चेक करेंगे, ये लिमिट एक 10 करोड़ की, खत्म। अगर कोई कंपनी सब्सिडरी है किसी भी कंपनी की, प्राइवेट, ये वो कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट पब्लिक लिस्टेड जो भी कंपनी हो, उसकी अगर वो सब्सिडरी है तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर। टेंशन लेने का नहीं, यहाँ पे सीधा देखना है कंडीशन, बेसिक कंडीशन क्या? 1 करोड़, 1 करोड़ 10 करोड़, इसमें किसके अंदर है तो बच जाएगा, अदरवाइज बाहर। समझ गए? किंतु ध्यान रखना, अगर वो पब्लिक कंपनी स्पेशली बोलता है पब्लिक कंपनी, तो ये 3 कंडीशन भी नहीं देखना। स्मॉल कंपनी, अगर वो पब्लिक कंपनी है, सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी किसकी है? पब्लिक की। पब्लिक के ध्यान रखना, अगर वो पब्लिक की है तो वो स्मॉल से भी बाहर, क्योंकि स्मॉल की डेफिनेशन में लिखा है कोई भी सब्सिडरी हो वो बाहर है। और ये मेन वाले अगर बेसिक कंडीशन पे आते हैं, अगर वो पब्लिक की डेफिनेशन तो भी बाहर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है स्पेशली, यहाँ मना करा हुआ अगर वो नहीं है, सब्सिडरी वगैरह नहीं, तो ये भी आगे के 3 कंडीशन देखने हैं, ध्यान रखना। अगर वो पब्लिक कंपनी है, सब्सिडरी है पब्लिक की, तो बाहर है वो, कारो लग जाएगा उस पर, ध्यान रखना। स्मॉल कंपनी से बाहर हो गई क्योंकि वो वहाँ कोई भी सब्सिडरी कवर है, यहाँ पे पब्लिक आ गया, इसलिए ये 3 कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, कारो लग जाएगा। ये था पैरा 1। एक बात बताओ, कोई LLP है और वो कंपनी बन रही है, तो क्या उस पर कारो लगेगा? यस, लगेगा, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी बन रही है। लेकिन ध्यान रखना, बेसिक कंडीशन चेक कर लेना, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ की, ये चेक जरूर करना। अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। मतलब लगेगा, मतलब ये कह रहा हूँ, ये इनमें से कोई भी कंडीशन ब्रेक होता है तो कारो लगेगा। अगर ये सेटिस्फाई होते हैं विद इन या अप टू है तो कारो नहीं लगेगा। और कारो किस पे नहीं लगेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या होते हैं? ये टैक्स में आपने पढ़ा होगा, बट मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये क्या होता है? ये कंपनी का काम क्या होता है? कंपनियां
खरीदती है, शेयर खरीद लिया, बड़े बड़े मॉल खरीदती है, बड़े बड़े मतलब रेजिडेंशियल प्लॉट वगैरह सब खरीद लेती है, और जो रेंटल इनकम आता है उससे इनकी जो इनकम होती है, तो इस टाइप की होती है। इसको जो रेगुलेट करता है कौन करता है? सिक्योरिटी, सेबी करता है, सेबी करता है इसको रेगुलेट, ध्यान रखना। इस वजह से ये बाहर है इस पे, लेकिन जिसमें ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस कंपनी पे जरूर लगेगा। ऐसा नहीं कि इसकी होल्डिंग पे नहीं लग रहा तो सब्सिडरी पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये होल्डिंग हो गई, सब्सिडरी इसकी कंपनी हो गई, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है इन्वेस्टमेंट करना, तो उस पर जरूर लगेगा, इन पे नहीं लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे कारो नहीं लगेगा, इनकी सब्सिडरीज पे लगेगा एक लाइन में। और पैरा 2 में क्या लिखा है? पैरा 2 में देखते ऑडिटर रिपोर्ट टू कंटेन द मैटर स्पेसिफाई पैरा 3 और 4। पैरा 2 में लिखा है ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, कौन क्या रिपोर्ट करेगा? पैरा 3 और पैरा 4 की बात है। पैरा 3 में क्या लिखा है? 21 क्लोजेस, और पैरा 4 में अगर कोई क्लोजेस में 21 क्लोजेस में कोई डिस्क्लेमर तो उसके बेसिस ध्यान रखना। तो यहाँ लिखा हुआ है रिपोर्ट मेड बाय द ऑडिटर सेक्शन 143 में, मैंने बताया था जैसे 143 में हमारी मेन, उसके साथ ही चिपका देना है, उसके पीछे चिपका देंगे हम क्या? कारो। देखिए इसलिए ये कारो ऑन एवरी रिपोर्ट बाय द ऑडिटर टू द कंपनी दिस अप्लाई एंड शेल इन एडिशन। ये एडिशन देखो, यहाँ एडिशन वही बात जो मैंने आपको बताया था शुरू में, ये हमारी मेन रिपोर्ट के अलावा एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, तो उसके साथ हम अटैच करके इसको भेज देंगे, दैट्स इट। लेकिन ध्यान रखना कारो एप्लीकेबल नहीं होता किस पे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान रखना उस पे कारो एप्लीकेबल एक्सेप्ट क्लोज 21 क्लोज को छोड़ के बाकी 20 क्लोज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कंपनियां बना रही होती है तब एप्लीकेबल नहीं होगा। दोबारा हमें रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, सिरदर्दी नहीं बढ़ानी हमें, दोबारा वही चीजें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है जब कंसोलिडेशन दें, क्योंकि वो इंडिविजुअल कारों की रिपोर्टिंग जा रही है हर कंपनी की। जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो हमें कारों की रिपोर्टिंग नहीं दे रही एक्सेप्ट 21 क्लोज। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो कैसे कैलकुलेट करने का? पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। तो पेड अप कैपिटल में अगर इंक्लूड है क्या कॉल्ड अनपेड तो माइनस कर देना, 4 फीचर जितने में वो ऐड होंगे, 4 फीट ऑफ शेयर ऐड होंगे, और क्या है? शेयर एप्लीकेशन ऑफ पेंडिंग अलॉटमेंट, ये क्या होगा? ये भी आपका माइनस होगा, और कन्वर्टेबल शेयर ये आपका माइनस होगा, अनटिल अदरवाइज ये कन्वर्ट, जब एक्चुअल कन्वर्ट हो जाएगा तो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। आइए और कैसे और रिजर्व एंड सरप्लस में आपको क्या देखना है? रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गई, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, आउटस्टैंडिंग ऑप्शन हो गए, अदर रिजर्व सरप्लस हो गया, और क्या है? रिटेन अर्निंग यानी कि सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस से जो आता है प्रॉफिट हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, रेवेन्यू रिजर्व, ये सारे रिजर्व इंक्लूड होंगे जब आप कारों की एप्लीकेबिलिटी देखे होंगे। किसकी? पहली कंडीशन कौन सी? जो पेड अप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ तक होनी चाहिए। और एज पर इंडियस, अगर कोई कंपनी जिस पे इंडियस लगता है तो ऑब्वियसली उस पर तो खैर कारो तो लगेगा ही लगेगा। इतनी बड़ी कंपनियों पे इंडियस लगता तो ये सवाल आने नहीं चाहिए, ये छोटे मोटे सवाल नहीं आएंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। जनरली होता क्या है, जिस पे इंडियस लग रही है ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी कंपनी है, उसी पे इंडियस लगता है, तो ये कंडीशन इररेलेवेंट है, ये छोड़ देते हैं, ये देखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखना देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, अदर रिजर्व, रिटेन अर्निंग, और ये OCI इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, डेप्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाला लेना है, और कैश फ्लो हेज में जो आता है आपको पता होगा, जिन्होंने इंडियस पढ़ा है उनको समझ आ रहा होगा। फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन का जो हम उसमें रिजर्व निकलता है एक्सचेंज डिफरेंस का, वो ऐड करना है। अदर आइटम ऑफ OCI, तो हमारे ये इंडियस एज पर इंडियस रिजर्व एंड सरप्लस निकलेगा, तो ये छोड़ देते हैं। आइए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, जब हम बोरिंग चेक करते हैं कितना 1 करोड़ से ज्यादा है, नहीं, कब होना चाहिए 1 करोड़ से ज्यादा? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कभी भी किसी एक दिन भी हो गया तो एप्लीकेबिलिटी लग जाएगी। 1 करोड़ से ज्यादा हो गया ना किसी पूरे फाइनेंशियल ईयर में, किसी एक दिन भी, कभी भी 1 करोड़ से ऊपर चला गया लोन तो कारो लग जाएगा। तो बोरिंग में क्या क्या लेना है किसी को नहीं पता, आधे लोगों को पता ही नहीं क्या क्या लेना है। देखिए क्या क्या लेना है इसमें, लॉन्ग टर्म लोन, कुछ भी, कार लोन, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, कोई भी टर्म लोन है वो सारा, और डिमांड लोन, डिमांड मतलब रीपेमेंट और डिमांड जब भी हो जाए। एक्सपोर्ट क्रेडिट मिलता है वो ले सकते हैं,
कैश क्रेडिट गिव आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, बिल परचेज आएगा, डिस्काउंटेड आएगा, बैंक गारंटी इनवॉक वाला लेना, ध्यान रखना बैंक गारंटी जिस बैंक ने जो इन्वॉक करा है वो लेना है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट एंड ड्यू, ध्यान रखना इंटरेस्ट एक्रू हुआ है एंड ड्यू भी हुआ है, ये दोनों ही साथ हुए तो इसको लेना है। कैश फैसिलिटी जो लेती है वो भी आएगा। क्रेडिट कार्ड, इवन क्रेडिट कार्ड जो स्वैप करते हैं वो भी लेना है। तो टोटल बोरिंग ऐसे कैलकुलेट होगा, ये 1 करोड़ से ऊपर गया तो कारो लग जाएगा। और रिवेन्यू में देखिए, रिवेन्यू में क्या करना है, रिवेन्यू आपके सारे रिवेन्यू लेने हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, मतलब कोई ऐसा सेगमेंट है जो डिसकंटिन्यू हो गया ड्यूरिंग द ईयर तो उसका भी रिवेन्यू टिल डेट हमें लेना है। और अदर इनकम में जो भी इंटरेस्ट वगैरह अदर इनकम वो भी लेना है। तो ये सब ऐसे करके देखना है सारा का सारा। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने ये वर्किंग भी आपके साथ इसलिए शेयर कर दी है क्योंकि ये प्रैक्टिकल इशू आता है कि लेना है क्या नहीं लेना हुआ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो करें लाइक, करें सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।